सरकार प्री बजट सभी इंडस्ट्रियों से चर्चा की। शायद माइक नहीं चल रहा सर। ये प्री बजट को लेकर के जो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से हमने चर्चा की थी, जो इनके सुझाव आए थे, उन सुझावों को हमने बजट में समाहित किया और आज इसको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने धन्यवाद कार्यक्रम रखा था। आज उन्होंने इस बात को लेकर के भी कहा कि जो हमने सुझाव दिए थे वो सभी सुझाव आपने बजट में लिए। मुझे खुशी है कि हमने जो ये 25-26 का बजट है, इस बजट में उद्योग विभाग के लिए 1848.12 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 129% ज्यादा है। और हम ये भी देखते हैं कि जब हरियाणा का गठन हुआ है, उसके गठन के बाद एक औद्योगिक शक्ति के रूप में हरियाणा उभर करके सामने आया है। राज्य में 250 से अधिक फॉर्च्यूनर औद्योगिक इकाइयां और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि वो भी हुई है। हम देखते हैं कि हरियाणा में जो एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जो हमने बनाई है, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, निवेश को प्रोत्साहित करती है, एमएसएमई का समर्थन करती है, जिसमें ऑनलाइन हमने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांकों में हरियाणा राज्य शीर्ष राज्यों के अंदर ये स्थान मिला है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो उसके लिए काम किया है, उसका एक बड़ा लाभ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला है। हमने अभी बजट के अंदर भी 10 नए आईएमटी लगाने की वो बात की है। पीछे खरखौता में आईएमटी लगा और वो विश्व स्तरीय स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उसे विकसित करने की योजना हमने बनाई है, जिसमें भूमि मांग पंजीकरण और ई भूमि के ऊपर पोर्टल के माध्यम से जो HSIIDC द्वारा किया जाएगा, जो हमने 10 नए औद्योगिक आईएमटी बनाने की बात कही है, उसकी भूमि के लिए। क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, ई भूमि के ऊपर हम वो परचेज करते हैं। जहां जहां अभी हमने उस स्थानों को चिन्हित किया है, विभाग उस स्थानों के ऊपर वो भूमि के लिए रजिस्ट्रेशन आमंत्रित करेगा और उसके लिए हमने लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप के माध्यम से भी हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि हम नए जो आईएमटी लगाने की बात कही है उसके अंदर लैंड में कोई दिक्कत समस्या ना हो। हमने श्रमिकों के लिए भी जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन है, उन जोन के अंदर अटल किसान मजदूर कैंटीन, जिसका लाभ हमारे श्रमिकों को मिले, वो भी खोलने का निर्णय हमने किया है, ताकि श्रमिकों को पौष्टिक आहार मिले, ताकि इस विकास की गति में
उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर हो। हमने ये भी कहा है कि हर औद्योगिक स्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। जो बजट के अंदर मैंने कहा था, बजट के अंदर कि हर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स वो बनाए जाएंगे, जिसमें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम का विकास और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने और मार्गदर्शन वित्त पोषण जो इसके अंदर सहायता करेगा, उसको लेकर के भी हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो स्वयं रोजगार, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ हम उसको मेल खाते हैं, जिसका उद्देश्य हरियाणा को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है, जो 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक विकसित हरियाणा भी उसमें अपनी भूमिका अदा करेगा, प्रमुख भूमिका अदा करेगा। उसको लेकर के भी हमने इसमें ये कार्य किया है। हरियाणा के कई औद्योगिक इकाइयों में अग्रणी जैसे गुरुग्राम, मानेसर और बावल भारत का डेंटाइस्ट जो कहा जाता है, डेंटाइस्ट कहा जाता है, इसको प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता, और जैसे हमारा इधर यमुनानगर क्षेत्र है, यमुनानगर क्षेत्र में प्लाईवुड और धातु की इंडस्ट्री, वो उसके उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। उनको भी हम गति से इसके माध्यम से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राज्य में आईटी क्षेत्र के लिए एक केंद्र ये हरियाणा में, जिसमें कई आईटी पार्क और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं। पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो वस्त्र उद्योग हमारा महत्वपूर्ण केंद्र है, उसकी मजबूती के लिए भी हमने इस अपने बजट के अंदर प्रावधान किए। हमने बजट के अंदर गैर मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्लस्टरों को वैध करने का भी उसमें निर्णय किया है। जो अनऑथराइज्ड क्षेत्र है उनको ऑथराइज करने का भी निर्णय इसमें किया है, जिसमें 10 एकड़ भूमि पर या 50 या उससे अधिक जो इकाइयां चलाने वाले उद्योगों पर अब सभी विभागों से वैध करने का निर्णय हमने किया है, उनको वैध किया जाएगा। HSII नहीं, देखिए, क्योंकि लगभग उनके जो सुझाव हमारे पास आए थे, उन सब सुझावों को हमने सम्मिलित किया है, और जो कुछ उनके हमने कहा भी है, आज भी मैंने कहा है कि आपकी तरफ से जो पॉजिटिव सुझाव इसके हित में आएंगे कि ताकि हम और इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ ला सके, कैसे इंडस्ट्री को और बढ़ा सके। क्योंकि इसके लिए एक हमें सबसे पहले तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, रोड के साथ साथ रेलवे की कनेक्टिविटी जरूरी है और एयर की कनेक्टिविटी जरूरी है। हरियाणा के लिए ये तीनों चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से वो खड़ी की है। और आज अगर हरियाणा के अंदर रोड की कनेक्टिविटी की हम बात करें तो किसी भी कोने में अगर हम खड़े हों और हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना है तो मात्र 2.5, 3.5 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं। ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर है। रेलवे की कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुदृढ़ीकरण हो रहा है। पिछले 10-15 सालों में देखें तो गुड़गांव में कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा कंपनी ने अपना ऑफिस नहीं खोला, जबकि इसी समय में नोएडा में कई सारी कंपनी ने अपना ऑफिस खोला, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनियां शामिल हैं। अब जैसे जेवर एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, तो गुड़गांव का जो बेनिफिट हुआ करता था कि एयरपोर्ट के नजदीक है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसमें इंडस्ट्री को और इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए क्या आप नेगेटिव की तरफ से बात मत करिए।
पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ बात करना अच्छा नहीं है हमारे प्रदेश के लिए। हमारे यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री आ रही है, हमारे यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, आप देख रहे हैं स्पेस कम पड़ रहा है तो हम उस क्षेत्रफल को बाहर बढ़ा रहे हैं। आप अगर केएमपी की तरफ जाएंगे देखेंगे, मारुति ने 800 एकड़ के अंदर उद्योग स्थापित कर दिया है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में वाहन बनेंगे। वांडा वहां जमीन देख रहा है, वो भी 700-800 एकड़ के अंदर वहां पर जमीन को देख रहा है, और वहां पर यूनिट आ गए हैं। मैंने इसका जिक्र किया है कि हमारे यहाँ पर जो IMT खरखौदा है उसकी तर्ज के ऊपर हम 10 और यूनिट, 10 और IMT विकसित करने की हमारी प्लानिंग है सर। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। आज इन 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, और जिसके कारण से इंडस्ट्री गति से आ रही है। अगर आप यहीं पर देखेंगे, हमारे मेवात की तरफ जाएंगे, मेवात के अंदर भी एक बड़ी इंडस्ट्री वो बैटरी की लगी है, जल्दी ही चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही है, और भी आ रही है। हमारा ये प्रयास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई दिक्कत समस्या ना आए, हमारी सरकार उनको सरलीकरण करके उनको आमंत्रित करने का काम कर रही है। फ्लिपकार्ट आ रहा है, फ्लिपकार्ट भी बड़ा जोन है कि आप लगा रहा है सर। काफी छोटी इंडस्ट्री शहर के अंदर अभी भी बसी हुई है, और HSIDC सोना रोड के ऊपर बन रहा है। क्या कोई ऐसा प्रावधान किया है कि उनको बाहर निकाला जाए और वहाँ पर उनको जगह दी जाए? नहीं, देखिए वो अपने अपने तरीके से हमने जब जोन बनाए हैं और छोटी इंडस्ट्री MSME है उसके लिए भी हमने प्रावधान किए हैं, हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। ये तो व्यक्ति अगर कोई बाहर आना चाहे आइए ना, हमें कोई आपत्ति थोड़ी। सर गुड़गांव को पूरे देश में इंडस्ट्री हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कादीपुर और दौलताबाद अवैध रूप से भी इंडस्ट्री हब एक एरिया बस गया, उनके लिए कुछ बजट में प्रावधान या उनको विकसित करना है। मैंने अभी बताया ना कि 129% का हमने ज्यादा बजट दिया है, सबके लिए है, ये सबके लिए। सर मेवात एक सेकंड सर, मेवात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टअप्स को आती है रॉ मटेरियल की, या तो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है किसी और देश से। क्या रॉ मटेरियल हरियाणा में मिल सके, उनको बढ़ावा मिल सके, लेकिन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का भी बन सकता है, जो रॉ मटेरियल उनको हरियाणा में मिलेगा, तो उसके लिए क्या प्रयास है? नहीं, देखिए वो अलग अलग, आजकल मैंने जो रोड्स की कनेक्टिविटी की बात कही, आप हमारे जो पोर्ट्स हैं, बाहर से जो रॉ मटेरियल आता है, कुछ देश से रॉ मटेरियल आता है, हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पानीपत के अंदर है। टेक्सटाइल का हमारे जैसे यहाँ कपास की खेती होती है, वो उनको रॉ मटेरियल मिलता है, और जहाँ और रॉ मटेरियल बाहर से आता है वो अब उतना समय नहीं लगता जो समय पहले लगता था 2014 से पहले। अब तो उसका सरलीकरण हो गया है सर, जिस लोगों तक वो पहुँचता है। सर जिस 10 IMT की आपने बात की कि 10 जिलों में IMT बनाने की जो योजना है आपकी, तो वो कौन कौन से जिले होंगे, और साथ में सर क्या सिंगल विंडो की भी शुरुआत होगी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसे हर विभाग से NOC लेनी होती है। नहीं, देखिए आप सिंगल विंडो ऐसा बनाया जाएगा कि ताकि एक ही सिंगल विंडो पे सारी व्यवस्था मिल जाए। उसके लिए हमने ये किया है कि जो विभाग हमारे 40 विभागों को उनकी लगभग 150 के करीब जो सुविधाएं हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम, उसके माध्यम से देने का हम काम कर रहे हैं, जिसका लाभ भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ले रहे हैं। और उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमने ये अधिकारियों को इस बात को लेकर के भी कहा है, और उस बात का मैं भी स्वयं ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक एप्लीकेशन इंडस्ट्री लगाने के लिए देता है, मात्र 15 दिन के अंदर उसको पूरी NOC के साथ उसको देने का काम करेगा। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन लगता है, उसके कागजों में कमी है, तो मैक्सिमम 30 दिन का समय हमने रखा है। 30 दिन के अंदर उसको ठीक करके उसको NOC देने सर कनेक्टिविटी को लेकर के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मिली एक योजना थी रैपिड रेल ट्रांजैक्शन, जो कि मेरठ गई, लेकिन जिन्होंने हरियाणा का दौरा किया था
हरियाणा को विकसित हरियाणा विकसित भारत में एक प्रमुख उन्होंने कार्यक्रम लिए हैं। हमारा हिसार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा वो चालू हुआ है और उसी के स्थान पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिजली के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आई। 800 मेगावाट का यमुनानगर में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की यूनिट का भी शिलान्यास किया है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की बड़ी महत्ता है। जब हम इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात कर रहे हैं तो बिजली की दिक्कत समस्या न रहे। 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो जल्दी ही वो इसमें शामिल हो जाएगा, उसका वर्किंग में आ जाएगा। और उसके साथ साथ और अन्य यूनिटों के ऊपर भी बिजली की यूनिट बढ़ाने के लिए हम विचार कर रहे हैं, ताकि जो 24 घंटे आज बिजली देने का काम अगर किसी ने किया तो इन 10 वर्षों में हमने इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर किया है। आज क्योंकि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से बैठ करके बातचीत हुई है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। आज इसके ऊपर जो चर्चा विचार हुआ।